खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महामारी का संक्रमण कब रुकेगा? मौत का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा? इंसान कब तक दहशत के साए में जिएगा? कोरोना और कितना कहर बरपाएगा? क्या करके मानेगा ग्रहण? नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। कल इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, लेकिन इस दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको एहतियात बरतनी है। कल वाकई में एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होनी है, क्योंकि न सिर्फ साल का पहला सूर्य ग्रहण बल्कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर रहेगा। इससे भी बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपके ज़हन में बहुत से सवाल होंगे, मसलन इस सूर्य ग्रहण का पृथ्वी पर क्या कुछ असर पड़ेगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत सी पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं, तो उनके प्रमाण क्या कुछ हैं। इसके अलावा चीन के साथ जो हमारा गतिरोध चल रहा है, क्या इस सूर्य ग्रहण के बाद स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। साथ के साथ कोरोना से जिस तरीके से पूरा देश इस वक्त हाहाकार कर रहा है, क्या उससे भी निजात मिल पाएगी। क्योंकि दिसंबर में जो सूर्य ग्रहण लगा था, कहा जा रहा है कि उसके बाद से कोरोना शुरू हुआ, तो क्या इस सूर्य ग्रहण के साथ वो कोरोना का असर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान लगातार हमारी फोन लाइन खुली है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, हम आपको बताएंगे क्या करेगा सूर्य ग्रहण। महामारी का संक्रमण कब रुकेगा? मौत का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा? इंसान कब तक दहशत के साए में जिएगा? कोरोना और कितना कहर बरपाएगा? क्या करके मानेगा ग्रहण? 2001 में 21 जून को ही सूर्य ग्रहण पड़ा था और कहा जा रहा है कि उसी तरीके का सूर्य ग्रहण इस बार भी पड़ रहा है, यानी कि 19 साल के बाद सूर्य ग्रहण अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। रविवार का दिन, सूर्य का दिन और उस दिन ग्रहण का होना किन चीजों की तरफ इशारा करता है, एक रिपोर्ट हम आपको पहले दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ज्योतिषाचार्यों का आकलन है कि 21 जून के सूर्य ग्रहण से परिस्थितियां बदल सकती हैं। सूर्य ग्रहण से ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से महामारी से राहत मिल सकती है। मृगशिरा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण। विस्तृत गणनाएं संकेत दे रही हैं कि मध्य अगस्त के बाद महामारी के पतन के संकेत हैं। 30 मार्च को बृहस्पति का संचार धनु राशि से मकर राशि में हुआ था। यह परिस्थिति 30 जून तक यथावत रहेगी। 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर पुनः धनु राशि में आ जाएंगे। 21 जून को मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस दिन मंगल भी शनि की राशि छोड़कर बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे। महामारी का प्रभाव करने में ये सहायक होंगे। 26 दिसंबर 2019 को पड़े सूर्य ग्रहण का परिणाम अशुभ साबित हुआ था। इसके बाद ही भारत में इस महामारी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था। 11 मई से शनि के वक्री होने से अभी कुछ दिन कष्टकारी जरूर होंगे। भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार भी कोरोना पर भविष्यवाणी की गई है। इसमें बताया गया था कि 14 अप्रैल तक का समय ज्यादा खराब था। भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार 25 मार्च 2020 को हुआ था। इस वर्ष के राजा बुध हैं और उनके साथ मंत्री के रूप में चंद्र हैं। इनके प्रभाव से रोग का शमन जून 2020 तक हो जाने की संभावना है। हालांकि यहाँ स्थिति अपना अपना ज्योतिष अपने अपने दावे वाली है। कुछ ज्योतिषियों का दावा है कि कोरोना की शुरुआत दिसंबर 2019 में सूर्य ग्रहण के बाद हुई। इसका प्रकोप साल के पहले सूर्य ग्रहण यानी 21 जून 2020 तक रहेगा। 21 जून के सूर्य ग्रहण के बाद इसका स्तर घटने के आसार है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 दिसंबर 2020 को लगेगा। ज्योतिष के अनुसार 12 दिसंबर के बाद कोरोना वायरस का अंत होगा। कुछ ज्योतिषियों का दावा सबसे अलग है। ये बताते हैं कि 14 जनवरी 2021 तक कोरोना का प्रभाव रहेगा। 1 मई से शनि वक्री है, 13 मई से शुक्र और 14 मई से गुरु की उल्टी चाल है। वायरस को प्रभावहीन करने में शनि और सूर्य ग्रहण की प्रमुख भूमिका है। इस समय कोरोना महामारी का कहर चरम पर है। दिसंबर में सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना का असर खत्म होगा। ज्योतिषियों की माने तो इस ग्रहण के बाद खास योग निर्मित होंगे। इससे कोरोना संक्रमण खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सितंबर तक ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो उम्मीदें बहुत सी हैं कि किस तरीके से जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, किन राशियों पर इसका दुष्परिणाम पड़ेगा, किन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है,
क्या आपको ये सूर्य ग्रहण देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? जब सूर्य ग्रहण शुरू होगा तो उससे पहले आपको क्या एहतियात बरतनी है, और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद आपको क्या करना है ताकि घर के अंदर सुख समृद्धि आए? आप हमें लगातार फोन कर सकते हैं, फोन लाइन हमारी ओपन है। एक खास पैनल आज हमने आपके लिए यहां पर स्टूडियो में बुला है, एक एक करके मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ अनुपम जौली जी हैं, अंक शास्त्री हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है आचार्य महेंद्र मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ तोशिका राजोरा, ज्योतिषाचार्य, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तोशिका, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगा प्रोग्राम को, क्योंकि कहा जाता है कि अगर शुरुआत या किसी अच्छे काम की शुरुआत महिला के जरिए हो तो महत्वपूर्ण है। और अब यहां तो बात सूर्य ग्रहण की है, तो सबसे पहले आप ही बताइए कि सूर्य ग्रहण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चलिए तो शुरू करते हैं। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा, दोबारा उनके साथ हम जुड़ेंगे। विनोद शास्त्री जी, सर सबसे पहले तो ये कि 2001 में इसी तरीके का सूर्य ग्रहण हुआ, अब फिर से वही सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लगभग उसी तरीके का, तो फिर डरने की बात तो है नहीं, क्योंकि 2001 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जिस तरीके का सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि प्रलय आ सकती है, कुछ इस तरीके का गणित बताया जा रहा है कि 2012 की परिस्थितियां, जैसे कहा गया था कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा ही सूर्य ग्रहण के वक्त में हो सकता है। वैसे सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि कल एक मांगलिक कार्य के लिए इसको अशुभ न मान करके इसको एक मंगलकारी माने कि हमारा आत्मबल बढ़ाने वाला अवसर कल आ रहा है और इस अवसर का हम लाभ लेना चाहिए। ये डरने की बात नहीं है। प्रत्येक 19 वर्ष में इस तरह का ग्रहण आता है और 370 साल बाद जिन क्षेत्रों में आता है उनमें 370 साल बाद पुनरावृत्ति होती है, इसलिए ये है तो महत्वपूर्ण, लेकिन इस ग्रहण के कारण से कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में ये हो रहा है, मिथुन राशि पर हो रहा है। मिथुन राशि पर होने के कारण से मिथुन राशि वालों को, कर्क राशि वालों को, इसी के साथ वृश्चिक, धनु राशि वालों को, मीन राशि वालों को, इनको थोड़ा विशेष इस ग्रहण काल में ग्रहण को नहीं देखना चाहिए और ग्रहण काल में जप तप दान करना चाहिए। जब ग्रहण प्रारंभ होता है तो ग्रहण के प्रारंभ होने पर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में फिर जप और होम करना चाहिए। हवन करने के बाद में फिर दान का संकल्प लेना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए जी। इसमें इतने से कालखंड में कोई बहुत दान नहीं दे सकता, इसलिए इसमें संकल्प भी लिया जा सकता है। दान केवल धन का, अन्न का, सूर्य से संबंधित गेहूं का, गुड़ का या कपड़े का, लाल वस्त्र का, लाल पुष्प का, कमल गट्टे का, इनका दान दिया जा सकता है। ग्रहण किसी तरह का अनिष्ट फल देता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि प्रकृति को भी प्रभावित करता है और जैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इनके जो पशु पक्षी हैं उनके भी बायोलॉजिकल क्लॉक को ये प्रभावित करता है। ये जिस क्षेत्र में कंकण ग्रहण होता है वहाँ रात सा एकदम अंधेरा भी आ जाता है और पर्वत से अगर हम देखें, ऊंचाई से देखें तो पश्चिम की तरफ से एक बहुत तेजी से अंधकार की छाया आती हुई दिखाई देती है और तेजी से पूर्व की क्षितिज की तरफ निकल जाती है। इसलिए ये ऐसे समय पर प्रकृति को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण से कई बार तूफान, भूकंप। लेकिन आपके हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत। अंक गणित क्या कहता है? देखिए, जहां तक इस ग्रहण का सवाल है, इस ग्रहण में रविवार के दिन पड़ने के कारण से इसे चूड़ामणि ग्रहण कहा जाता है और ये सूर्य ग्रहण इतना मतलब इसका जप तप दान का महात्म्य और भी ज्यादा हो जाता है दूसरे ग्रहणों से, इस चूड़ामणि ग्रहण का। जहां तक आपने न्यूमरोलॉजी की बात की, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 21 जून 2020 का जो टोटल है वो भी 3 बनता है और 21 तारीख का भी मूलांक 3 बनता है। 3 बृहस्पति का अंक होता है, बृहस्पति ज्ञान का अंक है और बृहस्पति के ज्ञान के अंक के कारण से ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें घटित होगी ज्ञान के आधार पर घटित होगी। अगर उसमें कुछ छद्म बातें भी आएंगी और उसमें अच्छी बातें भी आएंगी। तो इस साल के अंदर, क्योंकि बृहस्पति एक अच्छा ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह माना जाता है ज्योतिष के अंदर, इसे अमृतप्रद ग्रह माना जाता है,
तो मेरा मानना यह है कि इस ग्रहण काल के बाद धीरे धीरे स्थितियां उत्तरोत्तर अच्छी होंगी। हालांकि ग्रहण अच्छा नहीं होता, कारण यह है कि जो सूर्य की प्राकृतिक रश्मियां आ रही हैं उसके बीच में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो प्राकृतिक रश्मियां रुक जाती हैं, और जो रश्मियां हमारे जीवन में एक ओज दे रही है, जो आपके जीवन में इम्यूनिटी पावर दे रही है, जो आपके जीवाणुओं को नष्ट कर रही है, ऐसी बहुत सारी चीजों पे थोड़े समय के लिए विराम लग जाता है। तो उस विराम लगने से हमारे जीवन में कुछ कमियां तो आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ग्रहण को एक तरीके से हम अच्छा और बुरा दोनों परिप्रेक्ष्य में ना तोलें। ये नेगेटिव एक घटना है, ये बात तो सच है, क्योंकि सूर्य रुक गया वहां पर, उसकी रश्मियां रुक गई, परंतु इससे भयभीत ना हो। क्योंकि भयभीत इसलिए ना हो क्योंकि ये ग्रहण हमारे जीवन काल में हर साल आता है, और यहाँ पर ये कहने की एक मुख्य बात यह है कि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या पर ही पड़ेगा। जैसे चंद्र ग्रहण हरदम पूर्णिमा में पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या में पड़ता है। तो इस समय पे हमारा जो उद्देश्य रह जाता है, इस समय की पूजा पाठ, जप तन, इन चीजों का इतना आप जो भी करेंगे बहुत लाभ मिलेगा। शावर मंत्रों में कहा जाता है कि आज के दिन किए हुए मंत्रों का जाप हजारों लाखों गुना फल देते हैं और जल्दी सिद्ध होते हैं। तो ये इस ग्रहण को हम अच्छे वे में इसका उपयोग कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। ये फल तो दिसंबर में भी जो ग्रहण पड़ा होगा उसके भी मिलने चाहिए, फिर इतना संकट क्यों? ये सवाल मैं आपसे करूंगा। लेकिन तोशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। तोशिका, ग्रहण को लेकर हम एक बार फिर से चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में सुझाव दिए गए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब चूंकि कल ग्रहण है तो हमने सोचा कि एक बार फिर अपने दर्शकों को बताया जाए कि आपको किन चीजों का बेहद ख्याल रखना है। अब चूंकि आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि महिलाओं को, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां घर की महिलाओं के हाथों में होती है, तो महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ जी जी बिल्कुल। पहली बात तो आप सभी ये जानते हैं कि जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, तो इसके सूतक के जो नियम होंगे उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देश और विश्व पे काफी सारी ऐसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि एशियन कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया में इसका प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। तो जो सूतक के नियम रहेंगे, और घर की महिलाएं जो अपने लिए और अपनों के लिए कर सकती है वो ये कि छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ग्रहण काल में ऐसा बोला जाता है कि आपको कोई भी नुकीलीधार चीजें, पिन, सुई, धागा या छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान के जो दरवाजे होते हैं मंदिर के, उन पट्टों को बंद रखना चाहिए। मूर्ति को हाथ लगाना इस समय पे वर्जित होता है। सूतक जो होता है वो ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है, तो ग्रहण से 12 घंटे पहले से नियमों का फॉलो कीजिए। एंड जब ग्रहण चल रहा है उस दौरान भी आप जो भी पहली बात तो कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ प्रेगनेंसी का इशू है या फिर कुछ ओल्ड एज का इशू है, ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ खा रहे हैं ग्रहण के समय पे, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालिए। जितना ज्यादा आप चैंटिंग करेंगे, जितना ज्यादा इस समय पे। जी बिल्कुल तोशिका, वापस हम आपके पास आएंगे। महेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, और सवाल मेरा यह है कि ये अक्सर कहा जाता है कि आपको नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सुई का इस्तेमाल नहीं करना, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी या फिर विज्ञान क्या है? देखिए, नुकीली चीज़ें ये ज़्यादा आकर्षित करती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम वास्तु में भी ऊपर जो है एक त्रिशूल लगा देते हैं या सूल लगा देते हैं। कोई भी मकान होता है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर लगा देते हैं। उसके कारण होते हैं कि वो रश्मियों को अवशोषित करती हैं। और आपने देखा होगा तांबे के तार लगा देते हैं तो वो रश्मियों को ज़्यादा अवशोषित करती हैं। जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रश्मियों को अवशोषित करती हैं, और जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव को भी वो ग्रहण करती है। तो जब ग्रहण काल में हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। नकारात्मक जो है सोच हमारे बुद्धि में, हमारे मन में, तन में वो विकार उत्पन्न करेगी। इसलिए उसको वर्जित किया गया है कि आप नुकीली चीज़ों का स्पर्श नहीं करें, उनको काम मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का ये विश्वास है, अंधविश्वास है, सच में आपसे जानना चाह रहा हूं। जी, कहा जाता है कि किसी ने सुई का इस्तेमाल किया इसलिए गर्भ के अंदर जो बच्चा था उसके दिल में सुराग है। कहा जाता है कि किसी ने कैंची से कपड़े को काटा इसलिए जो बच्चा पैदा हुआ उसका कोई एक हिस्सा जो है कटा हुआ है। अब ये अंधविश्वास है, सच्चा है, विज्ञान है? देखिए, अंधविश्वास एक अलग चीज़ है, विज्ञान और सच एक अलग चीज़ है। विज्ञान से कहीं लाखों गुना ज़्यादा
क्योंकि आज का जो विज्ञान है वो तो बहुत ही कमतर है, मतलब बालक भी नहीं कह सकते। हमारे जो पुराने जो वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषि मुनि जो विद्वान थे, वो इतने महान मतलब साइंटिफिक रीजन्स देके गए, इतने महान वैज्ञानिक थे कि उनकी तुलना आजकल कोई कर ही नहीं सकता है, या वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अंधविश्वास एक अलग चीज है, लेकिन विश्वास एक अलग चीज है। विश्वासम फलदायकम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जो ईश्वर है या ईश तत्व है या जो शक्ति है वो क्या है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास तो अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कनेक्शन क्या है। अरविंद हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं माउंट आबू से। अरविंद, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी अरविंद, सवाल कीजिए। सर नमस्कार, मैं माउंट आबू से बात कर रहा था। जी सर, ये मेष राशि में कल ग्रहण का कुछ कैसा रहेगा, इस बारे में पूछना था मुझे। मेष राशि में। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, मेष राशि पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, मेष राशि के लिए ये ग्रहण शुभ कार्य का रहेगा और मेष राशि वालों को धन का लाभ होगा और सब तरह से मेष राशि वालों को लाभ होने की संभावना पूर्ण है। मेष राशि लोग निश्चिंत रहें, लेकिन मेष राशि वालों को श्री राम का मंत्र का जाप करना है। उनका जो मंत्र है श्री राम का, उस मंत्र का उनको अवश्य जाप करना है। मैं उनको मंत्र बता देता हूँ आपको। ये मंत्र का आपको अवश्य जाप करना है। ये मंत्र है, मारक मंत्र है राम का, राम रामाय नमः। देखिए, राम रामाय नमः मंत्र का जाप आप ग्रहण काल में करेंगे तो मेष राशि वालों को वैसे ही लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ की संख्या को अधिक बढ़ाने के लिए मैं आपको इस मंत्र का जाप बता रहा हूं, राम रामाय नमः। और कोई बहुत छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का जाप कीजिए। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन विनोद जी, मैं इस सवाल का जवाब वाकई में जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है गांव बस्ती के अंदर ये चीजें देखी हैं कि ये कहा जाता है कि इस महिला ने गर्भ जब धारण किया था तो कैंची का इस्तेमाल किया ग्रहण के दौरान, इसलिए बच्चे का एक शरीर ऐसे कटा हुआ मिला, या फिर इसने सुई का इस्तेमाल किया, या इस वजह से उसके शरीर में छेद पाए गए हैं, अलग से हैं। ये लॉजिक मैं समझना चाहूंगा सर। देखिए, ये जो आप अभी बता रहे हैं ये वैसे बहुत सत्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये ग्रहण होता है तो हमारे ये पार्थिव मंडल, सौर मंडल और चंद्र मंडल, इनके साथ में पात का, राहु का सम्मिश्रण होता है। पृथ्वी से गायत्री अग्नि ऊपर उठती है और सूर्य से सावित्री अग्नि नीचे आती है। ये सावित्री अग्नि और गायत्री अग्नि, इन्हीं के साथ में चंद्रमा से सोम रस की प्राप्ति होती है पृथ्वीवासियों को। इन तीनों में ही व्यवधान आता है, क्योंकि ये जब तीनों के व्यवधान आता है तो जब गर्भवती कोई भी महिला है, उसके बालक है, तो उसका जो निर्माण होता है उसमें आंशिक रूप से प्रभाव पड़ता है। वो जरूरी नहीं कि हृदय में छेद करे, वो कहीं न कहीं यदि ग्रहण को देखेगी तो कुछ प्रभाव होने की संभावना, अन्यथा घर बैठे हुए कोई किसी भी तरह का प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं होगा। और जहाँ तक कैंची काटने का, सुई का है, या इस तरह के अस्त्र शस्त्र और कई सारी चीज़ों का प्रयोग है, इसके पीछे तो जब सूतक होता है, आशोच होता है, तो नकारात्मकता जब हो उस समय शस्त्र, क्योंकि हमारा मानस, हम मस्तिष्क में हम बहुत स्थिर चित्त नहीं रहते, उस समय सुई हम यदि कर रहे हों और उसका वो नकारात्मक ऊर्जा देती है, जैसा आचार्य जी ने बताया अभी, महेंद्र जी ने, तो ये नकारात्मक ऊर्जा देती है। और ऐसी स्थिति में ये काटना या किसी भी तरह का शयन करना, सोना ग्रहण के समय में, या कैसे संसर्ग करना, कई तरह की चीज़ों का उपयोग, कटिंग करना, ये सारी चीज़ें वर्जित मानी गई है। उस समय तो पूजा पाठ, क्योंकि वो एक ऐसा काल आता है कि वारे स्वन्येषु यत् किंचित ग्रहणे चंद्र सूर्यो, कि जब ये सामान्य ग्रहण में ही पुण्यदायी होता है, लेकिन उसमें अगर रविवार और आ जाए तो जैसे चंद्र, ये जो चूड़ामणि ग्रहण हो जाता है तो कोटि गुणम, ये इसको 1 करोड़ गुना फल देने वाला होता है। इसलिए ऐसे समय में जप तप करना बहुत अच्छा रहता है कि ये जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का जप करें, राम रामाय नमः जैसा आचार्य जी ने बताया अभी, ओम शिव ओम इस मंत्र का जप करें, सूर्य कवच का पाठ करें, शिवाष्टक का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें। और अभी जिस तरह की आपदा आई हुई है उस समय चंडी का पाठ करें।
हमारे जैसे कई तरह के अन्य भी प्रयोग हैं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का पाठ ही अपने आप में पर्याप्त है। यदि हनुमान चालीसा के 21 पाठ हों तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर, एक कॉलर को ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। लक्ष्मीकांत जी सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। मेरा सवाल है, मेष राशि में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, जरा बताएं। ठीक है, अनुपम जौली जी आप बताना चाहेंगे अंगणित के हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा मेष राशि पे? हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी जी आपका नाम जो लय है अक्षर वो मेष राशि में आता है, और बड़ी बात अच्छी बात यह है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसकी राशि से तीसरे छठे 11वें ग्रहण पड़ता है वो उसके लिए शुभ होता है। तीसरा पराक्रम का होता है, वहाँ ग्रहण पड़ना कोई नुकसानदायक नहीं है। आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, आपको तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरी राशियों को हो सकता है कि कुछ चिंताएं हो, तो पहले तो आपको इस चिंता से निकाल देता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब तब दान ना करें, वो एक जरूर से करें। ये एक मतलब ग्रहण का सबसे अच्छा उपयोग ही ये है। अच्छा, इस ग्रहण में वैसे स्नान का भी उपयोग है, क्योंकि ये कोविड और ये सब चीज़ चल रही है तो अभी अलाउ नहीं है, पर जो कुरुक्षेत्र के अंदर आज के दिन के स्नान का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ मत करें, अपने घर में ही स्नान करें, और उस स्नान के अंदर अपनी पवित्र नदियों का स्मरण करें, और उनके स्मरण मात्र से ही उनका कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्पर्श होगा और आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी। जल है तो पानी के अंदर डाल के निश्चित रूप से, बहुत अच्छी बात बोली आपने। थोड़ा सा गंगा जल अपनी बाल्टी में मिला लें तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, निश्चित रहें। क्योंकि देशकाल परिस्थिति का ध्यान रखना ही पड़ता है। इस समय देशकाल परिस्थिति नहीं है कि हम कुरुक्षेत्र जाकर स्नान करें, तो अपने घर में ही जैसा आपने कहा कि गंगा जल की कुछ बूंदें डाली और उससे स्नान कर लें, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा और आप हमें कॉल कीजिए। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं कि कल जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, या फिर जो देश दुनिया में चल रहा है उससे छुटकारा पाने में क्या सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। महामारी का संक्रमण कब रुकेगा? मौत का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा? इंसान कब तक दहशत के साए में जिएगा? कोरोना और कितना कहर बरपाएगा? ये आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या करके मानेगा ग्रहण। अगर इस ग्रहण के साथ कोरोना की शुरुआत हुई तो क्या इस ग्रहण के साथ ही कोरोना का खात्मा हो जाएगा? हम जिक्र कर रहे हैं दिसंबर में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की, उससे इसकी शुरुआत मानी जा रही है, तो फिर क्या अब जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उससे इसका खात्मा हो जाएगा? राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि क्या इस सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना का असर खत्म होगा? और सर, आप सुई का भी जिक्र कर रहे थे कि जो सुई का इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों वर्जित माना जाता है, उसको भी जरा बताइए। देखिए, पिछले जब दिसंबर में सूर्य ग्रहण आया था तो धनु राशि के अंदर सूर्य ग्रहण था और 6 राशियां वहां विराजमान थी। आज हम देख रहे हैं तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। मतलब सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में है और उस टाइम था धनु राशि में। मिथुन राशि के अंदर सूर्य ग्रहण होने के कारण इस वक्त और उस वक्त की स्थितियां बिल्कुल उलट है। वो लेके आया था कोरोना और ये समाप्त करके जाएगा कोरोना। तो कोरोना के समाप्ति का समय इस सूर्य ग्रहण से शुरुआत हो जाएगा, जो अक्टूबर तक आपको पूर्ण समाप्त होता दिखाई देगा। ठीक है। दूसरी बात आपने कही थी सुई की। देखिए, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे और जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन लोगों ने इस तरह की बातें कही थी कि पीपल के पेड़ को मत काटिए वरना भूत प्रेत आ जाएंगे। ऐसा नहीं था। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता था, तो पीपल के पेड़ को मत काटिए। तो ठीक इसी प्रकार गर्भवती महिला, देखिए सूर्य आत्मा का कारक है। हमने कहा कि सूर्य अग्नि से संबंध रखता है। हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है, अगर वो अग्नि ही हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाती है, ये साइंस भी कहता है और ये ज्योतिष भी कहता है और इसे प्रकृति विज्ञान भी कहता है, मतलब प्राकृतिक चीज भी कहती है। तो यहाँ पर आपके पेट के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसलिए हमने कहा सूतक काल 12 घंटे पहले खाना खाना बंद कर दो। ये सब बातें उन्हीं से जुड़ी हुई थी। ये हमारे पुराने लोगों ने बहुत सोच समझ के बातें बताई हैं। अब एक गर्भवती महिला है, मैंने आपसे कहा सूर्य आत्मा का कारक है, ग्रहण उस पर लगा हुआ है। इधर वो महिला एक सुई लेके काम करना शुरू करती है और सुई उसके हाथ में चुभती है
और वो जोर से चिल्लाते हैं ओए माँ, मान लीजिए, तो क्या उसका इफेक्ट उस बच्चे पे नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। तब हमने कहा कि आप सुई का उपयोग मत करें, आप काटने पीटने का उपयोग ना करें। ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास को पैदा करने की तरीके हैं। यानी कि डर इसलिए दिखाया गया ताकि आप सतर्क रहें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे शरीर को नुकसान हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कैलाश हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। कैलाश जी, सवाल कीजिए अपना। आज सर जी, हमारी जलमकुंडी की तो राशि वृक्ष है जी, और उच्चंती नाम हमारा कैलाश है, तो मिथुन राशि होगी उच्चंती नाम की, और जलमकुंडी की राशि है वृक्ष जी। पूछना क्या चाहते हैं सर? और मिथुन दोनों राशि को क्या प्रभाव देगी, वृक्ष को क्या देगी? जी महीन जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी क्या पूछ रहे हैं, समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि उनका नाम है कैलाश जी, तो उनकी राशि पर क्या कुछ असर इसका पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, केवल कैलाश नाम से या मिथुन राशि के नाम से पूरा प्रभाव पड़ जाएगा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि एक जैसा प्रभाव सभी की उस पर हो। लेकिन गोचर की दृष्टि से देखें तो मिथुन राशि पर प्रतिकूल प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का। इसलिए ये प्रिकॉशन ले, सावधानी बरतें और उस काल में, ग्रहण काल में ये साधना करें, तो वो जो प्रतिकूल प्रभाव है वो अनुकूल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे तो फिर सावधानियां बरतें और साधना करें, अनुकूल असर पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अगर हम नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो सकारात्मक कार्य करें जी। उस नकारात्मकता की ओर ज़्यादा सोचेंगे या उसी को ज़्यादा उसमें माइंड में लाएंगे, क्योंकि कैलाश जी को किसी ने कहा होगा कि मिथुन राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ये सत्य है। लेकिन हम उसी बात को अगर बार बार सोचेंगे कि मिथुन राशि पर प्रतिकूल प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव है, देखिए हम किस लिए प्रभाव वो प्रतिकूल हो रहा है, उसका निदान करने के लिए क्या करना है वो सोचना चाहिए। प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि उसका निदान के लिए हम जो साधना कर सकते हैं, जिस प्रकार का भी हमारा जिस देव के प्रति, जिस मंत्र के प्रति, जिस पाठ के प्रति हमारा भाव है, उसका हम पाठ करें, उस मंत्र का हम जप करें। देखिए, मंत्र तो सूर्य ग्रहण है और रविवार है, या जो ग्रहों की स्थिति है, चतुर्ग्रही योग है, ये सारी चीज़ें बन रही है, इनमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्याष्टक के पाठ करने चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत अच्छे तरह वर्णित है और उसका फल राम जी ने भी पाया था, इसलिए वो सर्वविदित है, उसके पाठ करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप जिस देव को मानते हैं, क्योंकि श्रद्धा भावो ही विद्यते देवा, आप जिसके प्रति भाव रखते हैं, जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, चाहे आपका गुरु मंत्र है, चाहे आप जिस भी देव को मानते हैं, जिसको भी भगवान मानते हैं, आप गणेश जी के साधक हैं, गणेश जी के आराधक हैं, या माता के हैं, कि आप शिव के हैं, जिसको आप मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, आप उसी की आराधना करें। क्योंकि अगर आप विपरीत मंत्र करेंगे, देखिए आप विपरीत मंत्र करेंगे, आप जिसके प्रति आपके भाव नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है, जिसकी आप विधि नहीं जानते हैं, उस मंत्र को अगर आप करेंगे तो उसका भी विपरीत असर पड़ेगा। नहीं, विपरीत असर पड़े या नहीं पड़े, लेकिन उसके जो कॉन्टेक्ट है, उसका जो भाव है, उसका जो तारतम्य है, वो आपके साथ में नहीं बैठ पाएगा जी। इसलिए उस मंत्र को करना ज्यादा सार्थकता है, चाहे वो आपका गुरु मंत्र हो। और हनुमान चालीसा सर्वविदित है, वो उसका अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, हनुमान चालीसा ने कीलित है। देखिए, आप बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो कीलित हैं, गुरुमुख होना आवश्यक है। मंत्रों को करने के पहले, मंत्रों की साधना करने से पहले उनके जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूलो भगवते रूपम मनः संधार्य ध्याः, तो उसकी एक विधि है, उसका एक वो है। लेकिन हनुमान चालीसा एक साधारणतया कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और वो सिद्धिदायक है। हनुमान चालीसा कीलित नहीं है और वो सर्व सिद्धिदायक। कॉलर हम ले लेते हैं, तेजस हमारे साथ जुड़े हैं बाड़मेर से। तेजस जी, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार। सादर प्रणाम जी सर। मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम तेजस है, मेरी राशि तुला है, और सर मैं एक छात्र हूँ जिसको बहुत समय से क्या बोलते हैं, परीक्षा की तैयारी में बहुत व्यस्त रहते हैं, जैसे नीट और कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी चल रही है, और कोरोना के कारण इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है।
तो क्या फिर ये सूर्य ग्रहण के बाद इसका कुछ प्रभाव होगा या फिर अभी भी और नेगेटिव आपके प्रभाव? सवाल का जवाब ले लेते हैं। तोशिका हमारे साथ जुड़ी हैं। तोशिका, इस सवाल का जवाब जरा दीजिए कि तेजस उनका नाम है, उनकी राशि में रुकावटें इस बात की है कि वो कई परीक्षाएं दे चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। सूर्य ग्रहण के बाद कोई स्थिति बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मुझे सूर्य ग्रहण के बाद उनकी स्थितियां जो है वो काफी ज्यादा बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन का कार्ड यहाँ पे आया है जो अपने आप में इंडिकेट करता है कि काफी ज्यादा ब्राइट सिचुएशन उनकी होने वाली है। देखिए सूर्य ग्रहण ही लग रहा है और सूर्य का ही कार्ड यहाँ पे आया है। इसका मतलब इस बार उन्हें जरूर सफलता मिलेगी उनकी पढ़ाई में। उनके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि मेहनत जरूर करिए, परिश्रम करना ना छोड़िए। कहीं ना कहीं वो चीजों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, चीजों को उस हिसाब से प्लान और स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रहे हैं जो उनके लिए करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड से कुछ हो सकता है कि दोस्त जो उनके आसपास की हो वो पढ़ाई में उनकी थोड़ी मदद कर सके। कार्ड यहाँ पे यही चीज इंडिकेट करते हैं और उसके साथ साथ उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि इस बार वो परीक्षा में सफल हो जाए, ऐसे बहुत पॉजिटिव चांसेस। ठीक है, तो एक और बात आप बताइए, क्योंकि ये तो तय हो गया कि कोरोना का अंत अभी से सूर्य ग्रहण के साथ शुरू हो जाएगा और साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन चीन के साथ जो गतिरोध बना हुआ है उस पर भी क्या सूर्य ग्रहण कोई असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको कैसे खत्म किया जाएगा? भारत किस तरीके से जवाब देगा? देखिए चीन और भारत की अगर बात करूं तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि 1962 में भी ऐसी वॉर हुई थी जहां पे, और उस टाइम भी सूर्य ग्रहण जैसी ही सिचुएशन थी, ऐसी वॉर हुई थी जहां पे इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अगर मैं टोटल करूं तो आज से यानी 58 ईयर्स हो चुके हैं, यानी 4 नंबर अंक ज्योतिष के हिसाब से भी बात करूं तो 4 नंबर और 2020 का टोटल भी 4 नंबर बनता है। ये स्थितियां बहुत स्ट्रांग है कि चाइना के साथ इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान यानी इंडिया की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो कुंडली बनती है उनकी वृषभ राशि की कुंडली, यहाँ पे लगन की कुंडली बनती है और राशि जो होती है वो कर्क हो जाती है। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं चाइना की तो उनका मकर राशि और मकर लगन की ही कुंडली बनती है। मंगल उनके सप्तम में बैठा है और जैसे कि इस ग्रहण के बारे में बात कर चुके हैं कि जेमिनी साइन मिथुन राशि में ग्रहण पड़ रहा है। मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का ही नक्षत्र है अपने आप में, ऐसी स्थिति में लगता है कि जो भी फोर्सेस हैं चाहे वो हमारी हो उनकी हो, फोर्सेस बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगी, हाई अलर्ट रहेंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी क्योंकि इंडिया पे इस ग्रहण का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा मुझे पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आगे जाके इंडिया के लिए ये स्थिति, ये सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। तो इस ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बात करें 15 दिन की अवधि के बाद, क्योंकि एक ग्रहण का जो टाइम पीरियड होता है असर दिखाने का, लगभग 1 महीने पीरियड तक का वो असर दिखाता है। एक लाइन में ये कही कि इस ग्रहण के बाद सूर्य पर ग्रहण लगने की तैयारी होगी, सूर्य पर ग्रहण लगने के बाद चीन पर ग्रहण लगने की तैयारी होगी। चीन पर, बिल्कुल चीन पर ग्रहण लगने की तैयारी होगी क्योंकि चीन का जो समय है कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। इंडिया का समय 15 दिन के बाद थोड़ा ऑस्पिशियस आ रहा है तो यकीनन उन चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी अगर वो इंडिया यानी कि हिंदुस्तान से लड़ता है तो। ठीक है राजेश जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगा सर, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि सूर्य ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण वो चीन पर चाहता है जो हिमाकत चीन ने की है। इस ग्रहण के बाद आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? देखिए ये जो हमारी जो स्थिति है ये हमारी 14 जून से मैंने आपको निवेदन किया इसके अंदर कि 14 जून को सूर्य राहु के साथ आए थे तो वहाँ ग्रहण की स्थिति 14 जून की रात को 12 बजे बाद बनी थी। सूर्य पर ग्रहण 21 जून को है वो अलग की बात है, लेकिन कुंडली के हिसाब से ये ग्रहण हमारा शुरू हुआ था 14 जून रात के 12:10 के बाद और उसी के कारण वही ग्रहण के कारण जो हिमाकत चाइना ने की और जो स्थितियां बनी वो उसी कारण बनी थी और ये स्थितियां जुलाई के बाद 18 जुलाई के बाद चाइना बिल्कुल बैक फॉरवर्ड पे होगा और हिंदुस्तान बहुत अधिक आगे होगा। आने वाले 7 दिन थोड़े से भारी हैं और 8वां दिन चाइना और हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं, 8वां दिन हिंदुस्तान का होगा और निश्चित रूप से हिंदुस्तान की इसमें विजय होगी। ठीक है सर, मुझे लगता है 7 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे क्योंकि 23 तारीख को विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत है, उसके बाद 2-4 दिन और निकालने हैं, उसके बाद फिर चीन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं अगर वो टकराएगा तो। राजेश जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं,
रामदेवरा से। सवाल कीजिए अपना। सर मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गाँव रामदेवरा से। जी। मेरा सवाल ये है कि सूर्य ग्रहण के दिन दान पुण्य का क्या महत्व है? अगर महत्व है तो क्या दान पुण्य करना चाहिए? और दूसरी बात, मिथुन राशि और मीन राशि के व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? विनोद जी। देखिए, मिथुन राशि या जो जितनी भी राशियों को ये साधारण है, उन राशियों को, खासतौर से मिथुन राशि वालों को, इसमें गेहूं का दान, अन्न का दान, और जो ग्रहण के समय, ग्रहण से पहले स्नान करके आप यदि गुरु मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा है। कवच, अर्गला, कीलक, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो उसका पाठ करें तो ये काफ़ी ठीक रहेगा, आपको आत्मबल बढ़ाने वाला रहेगा। और ये नहीं हो सके तो आप सामान्य मंत्र ओम शिव ओम, इस मंत्र का जप करें तो ये आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। वैसे ये ग्रहण सभी राशियों को अलग अलग प्रभाव देने वाला है और आपको बहुत कल्याणकारी रहेगा। आप किसी तरह से इसमें डरने की कोई किसी तरह की बात नहीं है। ठीक है अनुपम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके के सवाल है। सवाल ये है कि आपका अंक गणित चेन को लेकर क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि ग्रहण तो पड़ने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ों के समाधान है। कोरोना एक महामारी थी, उसको लेकर भी संकेत मिल रहे हैं कि इससे सूर्य ग्रहण के बाद इसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, साल के अंत तक वैक्सीन आ सकती है। लेकिन अब बड़ा मुद्दा है चीन, उस पर इस ग्रहण का असर क्या पड़ेगा? देखिए, दो बातें आपने कही, एक तो कोरोना और चीन, दोनों पे ही बहुत प्यारी सी बात करता हूँ, आपको शायद अच्छी लगे। पहली चीज़ तो यह है कि कोरोना नाम वैज्ञानिकों ने दिया, कोविड और कोरोना। ये कोविड शब्द और कोरोना शब्द दोनों मिथुन राशि के हैं और ग्रहण मिथुन राशि पे पड़ रहा है, तो जो बर्बादी आ रही है मिथुन राशि पर आ रही है, तो कोरोना पे बर्बादी आ रही है, कोरोना खत्म हो रहा है। एक छोटा सा फैक्ट डाला मैंने अपना कि कोविड नामकरण जो भी किया गया, कोविड या कोरोना दोनों मिथुन राशि के हैं और इसी राशि पर ग्रहण पड़ रहा है। अब बात आती है चाइना की। चाइना के संदर्भ में मैं कुछ अध्ययन कर रहा था तो बड़ी शानदार बात निकल कर आई। जो ये ग्रहण इस मास में पड़ रहा है, आषाढ़ मास में, इसका एक फल लिखा हुआ था वराह मिहिर की पुस्तक के अंदर, और उसमें वो जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों पे संकट की स्थिति बताई है। जो चाइना का आज का प्रदेश है, वराह मिहिर ने अपने एक श्लोक के अंदर लिखा कि इस ग्रहण का असर उन प्रदेशों में कष्टकारी होगा, तो हम उसे भी एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये ग्रहण, वैसे ग्रहण अच्छे नहीं होते हैं, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, और इस ग्रहण का सीमा पे तनाव बना रहेगा, इसका प्रेडिक्शन आता है। इस ग्रहण का जो ये ग्रहण बन रहा है, कुछ तनाव तो रहेगा, पाकिस्तान चीन दोनों से ही रहने वाला है। और सितंबर के बाद जब राहु केतु का बदलाव होगा, तो राशि बदलाव होगा, तभी जाके कुछ चीजें थमेंगी, क्योंकि भारत के 8वें घर से केतु गुजर रहा है, तो 8वां घर दुर्घटना का होता है, जाते जाते हमें थोड़ा संभल के रहना होगा, किसी प्रकार की दुर्घटना ना दे जाए। तो कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि जो राशि कोरोना या कोविड की है उस पर ग्रहण पड़ रहा है, ईश्वर करे वो ग्रहण कोरोना को खत्म कर दे। दूसरा, वराह मिहिर के अगर श्लोक को सत्य माने तो उसके हिसाब से उस प्रदेश के लोगों पे कष्ट आना है, मतलब चीन के प्रदेश पे कष्ट आने वाला है। तो दोनों ही बातें हमारे पक्ष की हैं। झुंझुनू से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी। हाँ सर, मैं रमेश सिंह बोल रहा हूँ। जी रमेश जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी पारिवारिक स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से खराब चल रही है, तो क्या ग्रहण के बाद कुछ अच्छे दिन आएंगे? ठीक है राजेश जी, सवाल आपने सुना होगा, क्या ग्रहण के बाद अच्छे दिन आएंगे, ग्रहण हट जाएगा? मैंने बिल्कुल इनका सवाल सुना है और चंद्रमा के हिसाब से मैं इनकी बता देता हूं कि ये वैसे अगर हम ग्रहण के हिसाब से बात करें तो तुला राशि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अभी इन्होंने जब सवाल पूछा तो मैंने इनका प्रश्न कुंडली बना के देखा, उसके अंदर इनकी स्थिति अच्छी आ रही है और आने वाले 18 दिन के अंदर इनको जो ये सोच रहे हैं वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी ठीक है महेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की है, लेकिन जब यह ग्रहण खत्म होगा उस दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? किस पक्ष में? ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? ग्रहण खत्म होने के बाद में सबसे पहले जैसे ही आप साधना से उठते हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के दान करना चाहिए, और दान अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि अच्छा, ग्रहण काल में दान करना चाहिए, ग्रहण खत्म होने के बाद दान करना चाहिए? नहीं, ग्रहण काल में अगर आप साधना में रत हैं
ग्रहण काल में आप क्योंकि दान करेंगे तो वो समय चले जाएगा जो आपका साधना का है जी, क्योंकि आप साधना करके ग्रहण का अगर संकल्प ग्रहण काल में कर लेते हैं दान का संकल्प, और वो दान बाद में भी दे देते हैं, तो उसका पुण्य तो वही अक्षुण्ण माना जाएगा। अगर आप एज इट इज ऐसा कैसा दान दे देते हैं तो आपका वो फल तो उसमें हो गया, लेकिन आपको साधना करनी चाहिए, और साधना आपको जिस परिस्थिति के लिए करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मंत्र के जप करने चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वैसे तो क्या होता है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर को ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो ईश्वर सब कुछ जानता है कि आपको क्या चाहिए, वो बगैर मांगे आपको सब कुछ देगा। आप नहीं जानते हैं वो भी देगा, क्योंकि हम तो इतना सा सोच पाते हैं, वो तो हमारा परमानेंट हमारे माता पिता हैं, वो तो हमसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमें अपेक्षा भी नहीं है या हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए निस्वार्थ भाव से आप जो भी करते हैं वो निश्चित रूप से आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर जैसे आपको जॉब चाहिए कि धन चाहिए, जैसे अभी कॉलर कह रहे थे, या आपके परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मंत्र हैं, और उन मंत्रों का आप साधना कर सकते हैं, उनकी सिद्धि कर सकते हैं, आप गुरु हो करके या किसी से सीख करके, और आप उन मंत्रों का जप करें। एक सर कॉलर हम ले रहे हैं, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। आस्था हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर से। आस्था जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मैं आस्था बोल रही हूँ। मुझे भी यही पूछना था कि ग्रहण के बाद मेरे दिन कैसे रहेंगे। विनोद जी जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो वैसे आप उनसे राजोराजी से किसी से पूछे हैं, क्योंकि ग्रहण के बाद में बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जन्मपत्री, आपके ग्रह, केवल ग्रहण ही आपके सारे दशाओं का कारण बने, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपके अपने ग्रह, आपके जन्म पत्रिका के ग्रह, ये आपके इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं तो ख़ास तौर से आज की समस्या के संदर्भ में करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो दो ही चीज़ सुनना चाह रहे हैं कि एक तो ये कोविड और दूसरा चीन। इन दोनों की समस्या सबसे बड़ी है, जो आम समस्या है, देश की भी समस्या और विश्व की भी समस्या है। जहाँ तक चीन का सवाल है, इस संदर्भ में ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे कि चीन का 1937 में जो ग्रह आए थे कि बृहस्पति की राशि में शनि, शनि की राशि में बृहस्पति आया था, और उसके बाद में 1962 में 22 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक करीब 1 महीना हमारा युद्ध चला था। उसके बाद में फिर षड्ग्रही योग बना था। अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, मकर का शनि बना हुआ है, और जो चाइना की कुंडली है, चाइना को अभी 7.5 लगी हुई है। 7.5 जब लगी हुई होती है तो मति भ्रम हो जाता है, और चाइना को अभी मति भ्रम हुआ है, और भारत को अभी चंद्रमा में शनि का अंतर लगा हुआ है, और ये चंद्रमा में जो शनि का अंतर लगा हुआ है, ये भारत के लिए नवमेश और दशमेश है, इसलिए भारत के लिए वर्चस्व देने वाला है। 1997 में एक लेख लिखा था मैंने कि भारत 1914 के बाद बहुत वर्चस्व लेगा दुनिया के अंदर। और जब 1997 में जो लेख लिखा था, तो करीब 20 साल पहले लिखा था ये लेख, उसमें यही था कि जब उच्च का बृहस्पति, उच्च का शनि आएगा, उसके बाद इस देश को विश्व में एक अपनी अलग आइडेंटिटी देगा। और यही हुआ कि 1914 के बाद में देश की स्थिति एकदम 2014 के बाद में देश की स्थिति एकदम बदली। और ये जो बदली, इससे पहले भी आज़ाद होने के बाद में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से, क्योंकि कारण रहा कि जो बृहस्पति का, शनि का और राहु का जो चक्र चल रहा था, ये समीकरण उस समय ठीक नहीं था। और 14 के बाद में जब उच्च का शनि आया, उसके बाद अब जो मकर का शनि आया है, और इसी के साथ में बृहस्पति और शनि के साथ में 2022 तक जो इनका परस्पर इनका समसप्तक, इनका एक साथ जो योग बनता रहेगा, ये योग चाइना के लिए बहुत घातक रहेगा, और देश के लिए, भारत के लिए ये काफी बहुत प्रतिष्ठादायी रहेगा। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जयपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं पाली से। जयपाल जी सवाल कीजिए अपना। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी मकर राशि है और मेरा मूलांक 8 है, और मेरे करियर पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तोशिका आपके पास मैं आना चाहूंगा। मकर राशि है, मूलांक 8 है, राशि पर असर क्या पड़ेगा, और इसके साथ साथ चीन की जो 7.5 चल रही है, अभी उसकी जो मति भ्रम हो रखी है, ऐसा तो नहीं कि कुछ और कर बैठेगा? जी,
जी जरूर। सबसे पहले इनके प्रश्न का जवाब दे देती हूँ मैं जी। इन्होंने बोला मकर राशि और 7:30 चल रही थी कि मकर राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस तो नहीं कंसिडर किया जा सकता, पर इनके अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूं तो कार्ड्स इंप्रूवमेंट के लगते हैं। इनको इनकी जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान जल्द से जल्द मिलने वाला है। कोई सामने आकर व्यक्ति इनकी जरूर मदद करेगा, इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। फैमिली लाइफ को लेके जो भी स्थिति है वो बैलेंस चलेगी, और क्योंकि 8 नंबर है इनका और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो अपने आप में मूलांक 1 नंबर से एसोसिएटेड होता है, ऐसी स्थिति में मैं ये चीज बोलूंगी किसी भी फीमेल से, किसी भी महिला से, सीनियर महिला से वाद विवाद करते हुए बचे, क्योंकि किसी महिला की वजह से कोई लीगल केस से संबंधित दिक्कत इनको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो आपने पूछा था कि चाइना जो है वो और ज्यादा दिक्कत तो क्रिएट नहीं करेगा। देखिए चाइना की अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूं तो मुझे ऐसा लगता है चाइना की मति तो इस समय बिल्कुल सही बोला सबने कि भ्रमित हो रखी है। एम्प्रेस का कार्ड है जो अपने आप में बताता है कि चाइना अपने आप को एक्चुअल में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में एक सुपर पावर के फॉर्म में अपने आप को कंसिडर कर रहा है, लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट है वो उनके अपने सिटीजन जो है, जो लोग हैं, उनसे एसोसिएट नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था और उसके अंदर मेंशन, बिल्कुल दोषिका, वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और अंदर ही आंतरिक कलह से चीन इस वक्त जूझ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जो चीन से अलग होना चाहते हैं, अलग से आजादी चाहते हैं। एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या एक महत्वपूर्ण काम जो करना चाहिए और एक ऐसा काम जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए? वक्त की थोड़ी कमी है। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण काम जो हम सबको करना चाहिए वो ये कि गंगा जल से जरूर स्नान कीजिए। जैसे ही ग्रहण शुरू होने वाला उस समय पे और जैसे ही ग्रहण खत्म हो उस समय पे गंगा जल के पानी से जरूर स्नान कीजिए, अपने सारे कपड़े बदलिए। एक चीज जो आप में से सब आप लोग को नहीं करनी हुई है, बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि ये ग्रहण जो है हमारे देश के बच्चों के लिए, स्पेशली अगर जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा नुकसानदेही हो सकता है। तो घर वालों से यही मैं अपील करूंगी कि अपने बच्चों का जो थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ के साथ आपने खाने का सेवन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टमक रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है इस ग्रहण में। ठीक है तोशिका, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर की है, बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है, वो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। राजेश जी, वक्त की थोड़ी कमी है सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये बताया गया कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो उस दौरान जो आपके घर का मंदिर है उसके पट को बंद कर देना है। सर कितने वक्त पहले बंद करना है और ग्रहण खत्म होने के कितने वक्त के बाद उसको खोलना है, और उसके बाद क्या कुछ विधि रहनी है? कम शब्दों में सर। देखिए, सूतक स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे शाम को, 9:45 तब वो पट बंद हो जाएंगे 20 तारीख की रात को, और वो 3:15 पे खोलेंगे जब उसका मोक्ष हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम शब्दों में बात को कहा। अनुपम जौली जी, सर खासकर पुरुषों को क्या कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो लापरवाह होते हैं और वो इन चीजों पर मानते भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वो मानते नहीं है चीजों को, वो कहेंगे कि नहीं हमें सूर्य ग्रहण देखना है, तो फिर क्या करना है? हाँ, निश्चित रूप से पुरुषों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ही बातें मैं रखूंगा। सूर्य ग्रहण खुली आंखों से नहीं देखा जाता, फिर भी देखना हो तो आजकल साइंटिफिक जो ग्लासेस आते हैं उसके द्वारा देखें। ये एक साइंटिफिक बात है, अगर इसको आप अंधविश्वास, ज्योतिष इसको नहीं मानते तब भी ये साइंटिफिक है कि खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसका हमारे पे बुरा असर होता है। पर क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने पुरुषों का शब्द इस्तेमाल किया, परिवार के अंदर पुरुषों का एक कर्तव्य और होता है जो आज के दिन ही करना होता है और आज के दिन करना बहुत अच्छा माना जाता है, वो है तर्पण, अपने पूर्वजों का तर्पण। सूर्य ग्रहण के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है शुरुआती हिस्सा, एक मध्य का हिस्सा और एक अंत का हिस्सा, जिसे मोक्ष कहा पंडित जी ने। तो जो शुरुआती हिस्से में अपने पितरों का तर्पण करें, आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि अमावस्या के दिन ये ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण हरदम अमावस्या के दिन पड़ता है, चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है। आज के दिन पितरों का तर्पण आपको पितरों की कृपा से भी नवाजेगा और उनके निमित्त दान भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो वो क्योंकि घर का मुखिया या पुरुष वर्ग ही करता है, तो इसलिए पुरुषों का शब्द बोला तो मेरे को ध्यान आया कि पितरों का तर्पण जरूर करें। ठीक है सर। विनोद जी, आप? ये ग्रहण के समय में जिनके बच्चे अगर अध्ययन की कहीं समस्या है, पढ़ नहीं रहे हैं, जिद्दी हैं, तो वो इस समय ग्रहण के समय ही गुरु मंत्र से
अनार की लेखनी से उस पर ओम अगर यदि गुरु से मंत्र लिखवा दें और गुरु मंत्र लिखवाएं तो उसको अध्ययन में विशेष रुचि होगी। साथ ही ये समय एक ऐसा है कि हमारे देश में अभी जो स्थिति हम बहुत चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे समय हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो हमारे यहाँ के प्रशासनिक हों, आम जनता हो, इन्हें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लें। और इसमें ये भी एक यज्ञ है, एक होम है, एक आहुति है, और उसी के साथ हम मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करें या फिर कवच अर्गला और जितने भी हम अनिष्ट हमारे देश के हैं वो सारे इसके ऊपर से हटें। इसलिए संकट मोचन का पाठ करें और इसी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए कामना करें। ये देश विश्व गुरु पुनः बनने के लिए तैयार है और आगे बढ़ेगा। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो बता दिया गया उसके अलग। देखिए, आध्यात्मिक पक्ष में तो जो गुरुजनों ने और विद्वानों ने कहा, गुरुजन कहा और विद्वानों का, वो सभी आप सुन चुके। लेकिन जो वास्तविक रूप से आपको साधना करनी है, साधना करवानी है, उस टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण ग्रसित होता है तो वो सभी जानते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी रुकती है, वो नेगेटिव एनर्जी आती है, वो ठीक है। उसके निवारण के लिए हम साधना करना ही करना चाहिए, बैठ करके एक आसन से घी का दीपक जला करके पवित्रता पूर्वक। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये समय परिस्थिति को देखते हुए देखिए, जो भगवान आज से, कृष्ण भगवान आज से 5000 साल पहले, कलयुग के 5000 वर्ष पूर्व वो कह गए थे गो गंगा गीता, उसका अनुसरण भी अभी भी नहीं करेंगे तो शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। गो गंगा गीता का मतलब है कि आत्मनिर्भर बनना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना। उसके लिए गो का मतलब है कि संस्कृति को बचाना, गो का मतलब है कि गौमूत्र आदि जो भी हल्दी या एंटीबायोटिक्स जितने भी अब अभी तो एक कोरोना है, पहले भी कई कोरोना चल रहे थे, कोई स्वाइन फ्लू था, कोई डेंगू था, अलग अलग नामों से ये आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, थोड़ी कमी है तो हाँ जी। तो इनके बचाव के लिए हमको जो हमारे ट्रेडिशनल्स हैं उनको अपनाना है, आत्मनिर्भर बनना है। और गंगा का मतलब है पवित्रता, जो हमारे जैसे जिस प्रकार से सभ्यता को लेकर के हम चल रहे हैं वही सभ्यता भी आ रही है, तो उसको अपनाना है। मतलब जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जो संस्कार थे उनको अपनाते हुए साधना करनी है, निरंतरता रखनी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद जी आपका भी शुक्रिया, अनुपम जी आपका भी शुक्रिया, तोशिका आपका भी शुक्रिया और राजेश जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आपको इन चीजों में विश्वास है तो आपको यह पता चले कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी फिर अपने भले के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ घंटे आप कुछ चीजों को मान लेंगे तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नमस्कार। महामारी का संक्रमण कब रुकेगा? मौत का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा? इंसान कब तक दहशत के साए में जिएगा? कोरोना और कितना कहर बरपाएगा? क्या करके मानेगा ग्रहण?